अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, आज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात में अफ़गान सरजमीन के मुलव्विस होने के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह यह है कि अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने पिछले दिनों मुल्क में पेश आने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात में अफ़गान शहरियों के मुलव्विस होने के सबूत भी पेश किए और ये पैगाम भी दिया कि ऐसे जो भी अनासिर हैं उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा और दुश्मनों को वाज़े पैगाम देते हैं कि उनकी कोई भी ऐसी मज़मूम कोशिश या पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना या दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा करने की कोई भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जो बैरूनी दुश्मन अनासिर हैं उनको पैगाम तो दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सानह 9 मई का भी ख़ास तौर पर जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि सानह 9 मई में मुलव्विस जो किरदार हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने बैरूनी दुश्मनों को तो ख़बरदार किया ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि 9 मई को जो भी हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर कोई सियासी सोच, लीडर या टोला फ़ौज पर हमलावर हो, शहीदों की तज़हीक करे तो ऐसे किसी टोले से बातचीत नहीं होगी, बशर्त ये कि अगर सिद्क़े दिल से कौम के सामने मुआफ़ी मांगी जाए तो कुछ बात हो सकती है। तो वो जो एक शोर उठा हुआ था तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो तो मुज़ाकरात करेंगे लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, सियासी जमातों के साथ नहीं करेंगे, अब वो मामला किस जानिब जाएगा और फिर तहरीक इंसाफ के पास अब आगे क्या रास्ते रह गए हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही साथ आज वज़ीर ख़जाना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि मुल्क खैरातों से नहीं चलते हैं बल्कि टैक्स अदा करने पड़ते हैं। फिर एक बड़ा अहम फैसला किया गया था कि टैक्स नेट में किस तरह से लोगों को लाया जाए, तो इस मामले को जोड़ा गया सिम्स की बंदिश से कि जो लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे उनकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। लेकिन अब हुआ ये है कि PTA के बाद जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं उन्होंने भी इससे माजरत कर ली है और उनका ये कहना है कि इससे टेलीकॉम सेक्टर पर मनफी असरात मुरतब होंगे। तो क्या टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए ये कोई दानिशमंदाना फैसला था? क्या और कोई रास्ते नहीं हो सकते कि जिससे टैक्स नेट को वसी किया जा सके और इससे टेलीकॉम सेक्टर पर अगर मनफी असरात पड़ते हैं तो वो मुल्क की मईशत के लिए कितने नुकसानदेह होंगे? इसके अलावा अगर मईशत की हम बात करें तो पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए जो सऊदी अरब का किरदार है वो यकीनन बड़ा अहम है। सऊदी वफ्द पाकिस्तान आया, सरमायाकार आए, बड़ी अहम मुलाकातें हुई। इसके अलावा सऊदी वली अहद का भी दौरा पाकिस्तान जो है वो अगले हफ्ते मुतवक्के है, इस हवाले से भी तैयारियाँ की जा रही हैं। तो पाकिस्तानी मईशत को इन सारे इक़दामात से कितना सहारा मिलेगा, कितनी सपोर्ट मिलेगी, ये आज के प्रोग्राम के टॉपिक्स हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज DGISPR की जानिब से बड़ी वाज़े और दो टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बैरूनी दुश्मनों को और जो मुल्क के अंदर दहशत गर्दी फैला रहे हैं उन अनासिर को ख़ास तौर पर वाज़े पैगाम दिया है। यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज़कियाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। उज़्मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। उज़्मा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। और शाइस्ता खोसा PTI की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, सवाल आपसे ये है कि आज हमने देखा DGISPR की जानिब से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बैरूनी दहशत गर्दी का जिक्र किया, अंदरूनी दहशत गर्दी का जिक्र किया, अफगानिस्तान का ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया और कहा कि दहशत गर्दी से निमटने के लिए पाक फ़ौज हर वक्त तैयार है। लेकिन दूसरी जानिब आपको अफगानिस्तान का कैसा किरदार नज़र आता है? क्या अफगानिस्तान दहशत गर्दी की रोकथाम में संजीदा है या उसका कोई किरदार है अब तक? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे अमूर को टच किया और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपने स्टांस जो है वो पेश किया, और जिसमें पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी भी थी, पाकिस्तान का इंटरनली जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी भी बात की और 9 मई की भी बात की। और आपने जैसे बैरूनी दुश्मनों की बात की तो अफ़गानिस्तान की तरफ उन्होंने रोशनी डाली। और अफ़गानिस्तान
को पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी की लहर बढ़ी है और जो इसके अंदर इजाफा हुआ है और बड़ा सिर्फ कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और जो ख़ास तौर पे जो अदारों पे हमले हुए, जैसे आपने देखा पंजगूर में हमला हुआ, आपने देखा ज़ोब कैंट में हमला हुआ, आपने देखा ये आर्मी की एक चेक पोस्ट पे जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर शहीद हुए, पुलिस लाइंस में जो हमला हुआ, यानी ये जो हमले तवातर से हुए हैं, इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर जितना एनालिसिस हुआ है और पाकिस्तान के अंदर जब इसको मुख्तलिफ तरीक़ाकार से एनालाइज किया गया है, तो इसके अंदर अफ़गानिस्तान की हुकूमत, अफ़गान दहशतगर्द, और अफ़गान शहरी, TTP का एक विंग है जो तालिबान दहशतगर्दी का एक विंग है जिसको हाफिज़ गुल बहादुर लीड करता है, और आपको पता है हाफिज़ गुल बहादुर प्रेजेंटली अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। उसके और हक्कानी नेटवर्क के बड़े आपस में क्लोज ताल्लुकात है। अमेरिकन जितना असला छोड़ के गए थे अफगानिस्तान के अंदर, वो अमेरिकन भी एक डिज़ाइन के लिए तहत छोड़ के गए थे। उनको पता था कि ये असला जो है तालिबान गवर्नमेंट के हाथ लगेगा, और तालिबान के एक बात चीज़ें आप डायरेक्ट करते हैं, बाद दुनिया की स्ट्रैटेजी में आप इनडायरेक्ट चीज़ें करते हैं। तो अमेरिकन को पता था कि ये असला अल्टीमेटली जो इस खत्ते के दहशतगर्द हैं उनके हाथ में जाएगा। तो जितने भी हमले हुए हैं उनमें जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं, अब मैं हथियार टाइम नहीं है उन हथियारों को क्या काउंट करें, राइफल्स लेके एनवीजीज लेके एनवीडीज, जितनी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, जो हेलमेट्स इस्तेमाल हुए हैं, जो लेज़र जैकेट इस्तेमाल हुई हैं, वो तमाम की तमाम वो थे जो अमेरिकन आर्मी इस्तेमाल कर रही थी। अब साफ ज़ाहिर है वो आसमान से गिर के तो दहशतगर्दों के पास नहीं आए हैं। उसके ऊपर दो चीज़ें सामने आई। एक ये है कि एक तो डायरेक्टली वो असला अफगानिस्तान के दहशतगर्दों के हवाले किया जा रहा है, और दूसरा ये है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं तालिबान के अंदर जो वो असला जो है वो बेच रहे हैं दहशतगर्द ग्रुपों को। जैसे कहते हैं कि एक M1A4 राइफल की कीमत जो है वो $2000 है, एक जो हेलमेट है उसकी कीमत एक कहीं $500 है, कहीं पे जो है वो $1000 है। इसी तरह लेजर गन है उनकी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, इसके अंदर अफगान गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व है। और इसका इंडिकेशन अमेरिकन ने आपको देखा, पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को कॉशन किया था कि आपने दोहा में ये कमिटमेंट की थी कि आप अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन जो आपकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। और ये जो फैक्टर है ये सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, इसके अल्टीमेटली जो रेमिनेंट्स हैं, इसके जो इफेक्ट्स हैं वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में भी जाएंगे, वो रशिया तक भी जाएंगे, वो चाइना तक भी जा सकते हैं। तो अफगान हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इस आजकल के सर्कमस्टांसेस में वो इस खित्ते के अमन के लिए खतरा है। और आपको देखा कॉन्सिक्वेंटली हम इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ जो नरेंद्र मोदी का नैरेटिव है जो पूरी की पूरी तरह एंटी माइनॉरिटीज, एंटी मुस्लिम और जिस किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, उससे भी दहशतगर्दी को और एक्सट्रीमिज्म को हवा मिलेगी। और वो जो येलो टेररिज्म है और जो हिंदुत्व है और जो अपना सेफ्रॉन टेररिज्म है वो जन्म लेगा। तो जब अफगानिस्तान की और इंडिया की आपको पता है आजकल बहुत क्लोज नेटेड जो है एक तरह से रिलेशनशिप चल रही है, क्योंकि रॉ पूरी तरह इन्वॉल्व है अफगान तालिबान के साथ। तो अफगान की हुकूमत जो कर रही है उसके ऊपर पाकिस्तान तो बहुत सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहा है। तो इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पे बताया जाता कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो हो रही है उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। आपको पता है कि 3-4 साल पहले श्रीलंका के अंदर एक चर्च के अंदर जो है वो दहशतगर्दी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे, जख्मी हुए थे। उस तमाम का खुरा जो है वो इंडिया के अंदर से निकला था कि इंडिया में जो ISIS का एक एलिमेंट था वो कर्नाटका और वो मध्य प्रदेश में जो बेस था वो चल के गए थे वहाँ श्रीलंका में और वहाँ दहशतगर्दी की वारदातें की थी। तो ये मेरा मतलब है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो कर रही है, पाकिस्तान उसको बारहा रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा है, बातचीत भी हो रही है, ताल्लुकात भी आपके जो है वो स्टेबल नहीं है, इसलिए कि जितनी दरअंदाजी होती है पाकिस्तान ने वो यानी अफगानिस्तान पूरे खित्ते के लिए फिर एक खतरा बन चुका है। ठीक है, पाकिस्तान को बैरूनी चैलेंजेस का सामना तो यकीनन है, लेकिन पाकिस्तान को अंदरूनी चैलेंजेस का भी सामना है। और जो एक बड़ा अफसोसनाक सानहा हुआ जिसे सानहा 9 मई कहा जाता है। अच्छा, इस पर हम ज़रा उज़्मा साहिबा का मौक़िफ़ लेते हैं। उज़्मा साहिबा, आपने भी आज यकीनन DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे सुना होगा। उन्होंने ये कहा है कि जिम्मेदारी फिर मौजूदा हुकूमत की भी यकीनन है कि सानहा 9 मई में मुलव्विस जो किरदार हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, उनको सज़ा
मिलनी चाहिए। तो आप क्या समझती हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है कि उन किरदारों को सजा दी जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शुमाइला, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बहुत लम्हा फिक्रिया है। हमारे रियासत पे एक बहुत बुरा हमला हुआ था, 1 साल गुजरने को है। और उस हमले में जो हमारी जो कौमी सलामती का जो इदारा है, उसकी तनसीबात पे एक बड़े प्लान तरीके से कोई 12 से 15 जगह पे एक ही वक्त में ये हमले करवाए गए। और इसमें लोगों को इतना गुमराह किया गया कि वो अब जियो फेंसिंग में सारा उनका जो एविडेंस है, हर चीज़ जो है वो मौजूद है। ये इसकी रियासत इजाज़त हरगिज़ दे नहीं सकती है। अब ये केसेस जो हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं। कुछ उसमें जो हर्डल्स आ रहे हैं या थोड़ी बहुत उसमें जो एक आप समझें कि उसकी तो रफ्तार जो है वो आपको आहिस्ता नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि कुछ एक किस्म से हमारे कानूनी पेचीदगियाँ बीच में आ जाती हैं, जो कि आनी नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता है हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म की वो बातें चल रही होती हैं। लेकिन जिस तरह आज ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि जो मिलिट्री ट्रायल्स को जो रोका जा रहा है और वो अपने मंतकी अंजाम तक इस वक़्त जो पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं अभी तक पहुँच सकी। लेकिन उस्मा साहबा, यही तो सवाल पैदा हो रहा है कि क्यों नहीं पहुंचा? 1 साल होने को आया, किस किस की जिम्मेदारी है? अदालतों तक ही ये मामला चला जाता तो शायद कुछ बस नतीजा वो निकलता। ये आप देखें ना, ये अदालतों के ही मामलात हैं, ये अदालतों के ही मामलात हैं, लेकिन ये क्लियर हो जाएंगे। देखें, अगर आज जिन लोगों ने ये स्याह दिन हमारे पाकिस्तान में हमारी तकलीफ दे स्याह दिन जो है किया, उनको अगर आपने छोड़ दिया तो फिर कल को कोई भी उठ के रियासत पे हमला कर देगा। वो कहेंगे कि जी ये हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हम जो मर्जी करें, हम मादर पिदर आजाद हैं। तो सही। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप देखें, अमेरिका में कैपिटल हिल पे 2022 में जब हमला हुआ था और लोगों को वहां पे ले जाया गया था, 18 साल कैद हुई थी जब उनकी ट्रायल चली है। तो ठीक। यहाँ पे ये समझते हैं कि जी हम जो मर्जी करें, और फिर ना सिर्फ ये कि हम जो मर्जी करें, उल्टा मलबा सारा वो हमारी अफवाज पे डाल रहे हैं। यानी कि आप सोचें कि लानत है ऐसी सोच पे जो कहे कि जी इन्होंने खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया है। ये वो अनासिर हैं जिन्होंने फौज की चेन ऑफ कमांड को डिस्टर्ब किया है। और मैं लोगों से ज्यादा लीडरशिप को कटहरे में मैं खड़ा करूंगी, क्योंकि ठीक। ये ज़हनसाज़ी लीडरशिप ने की है। सही। और ये लीडरशिप ने लोगों को गलत रास्ता दिखाया। लेकिन उस्मा साहिबा, तहरीक इंसाफ का तो खुद कहना है कि जुडिशल कमीशन बना दें। फिर आज डीजी आईएसपीआर ने भी यही कह दिया कि जुडिशल कमीशन बना दें, लेकिन फिर वो कमीशन तह तक जाए। 2014 को जो धरना दिया गया था उसके क्या मकासद थे, दीगर और बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए थे, फिर उसकी तह तक जाया जाए। तो क्या हुकूमत ऐसा कोई इरादा रखती है कि जुडिशल कमीशन बना फिर दे? सारी चीजें खुल के सामने आनी चाहिए तो सब कि फिर बना देना चाहिए। पहले क्या होता रहा है, जब पूरा सिस्टम जो था उसको सेबोटाज किया गया एक शख्स को लाने के लिए, वो इमरान प्रोजेक्ट जब चल रहा था, तो वो भी खुल के सामने आना चाहिए कि उस वक्त क्या मुहर्रिकात थे और कौन उसके पीछे खड़ा था। तो फिर वो उस वक्त से शुरू होगा मामला। और वो जो सारा 1 पेज 3.5 साल चलता रहा, वो भी ठीक। बीच में शामिल होगा। और किसने तीसरी दफा एक्सटेंशन पाँव पढ़ के देने की कोशिश की, उसका भी फिर तस्करा होगा। तो सही। ये देखिए ना, ये दोगलापन, ये दोहरी पॉलिसी, ये दोहरा मेयार, ये डबल स्टैंडर्ड्स, जब आप जानबूझ के आप रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, हमें पाकिस्तान को कितने अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है। आप देख रही हैं कि हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों जो हैं, वहां से हमें मुश्किलात का सामना है। यानी कि अफगानिस्तान, जिसको हम सबसे पहले मुल्क थे जिन्होंने जाके उनको उनके तालिबान की हुकूमत को हमने जी। रिकग्नाइज किया। ठीक। और अब वहीं से हमारे जमीन पे जो है वो दहशतगर्दी के अटैक्स हो रहे हैं। तो ये एक हमें, अगर हम कौम बन के नहीं सोचेंगे, अगर हम इकट्ठे अपने अफवाज के पीछे हम सीसा जी उस्मा साहिबा। दीवार की तरह नहीं खड़े होंगे,
तो पाकिस्तान को चलें तो इस बहुत पे कमजोर, ठीक है, बहुत कमजोर मुत्तहिद करने की यकीनन बहुत सारी पाकिस्तान के लिए तो कुव्वतें जो हैं सबको वो मुत्तहिद कारफरमा होना हैं। पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आता नहीं है। खैर शाइस्ता खोसा साहिबा आप हमें भी जरा बताइएगा कि ये उस्मा आप साहब ये ना उनसे समझें कि ये इनको छोड़ दिया जाएगा। जो मुजरिम हैं, ठीक है, जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने ये अपने शोहदा की जो यादगारों को मज़मार किया, चलें जिनको शाइस्ता कैद साहिबा किए से भी बिना हम उसको जलाया, उस्मा उनको साहिबा शाइस्ता साहिबा सजाएं का ही हर मौक़िफ़ ले हालत लेते में हैं। मिलेंगी। ठीक है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आप उनको छोड़ेंगे तो फिर आपकी रियासत जो है वो मजबूत सही है। नहीं अच्छा रहेगी। शाइस्ता साहिबा आपकी जाने में आना चाहूँगी, तहरीक इंसाफ का भी कहना है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। फिर आज DGISPR ने भी कह दिया है कि अगर कमीशन बनता है तो फिर जो दीगर मामलात थे, पार्लियामेंट पर हमला, PTV पर हमला, इसके अलावा फिर जो 2014 के धरने के मकासद क्या थे, क्या आप इस सब चीज़ों के लिए एग्री हैं? PTI एग्री है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदु किया। और जहाँ तक बात है ब्रिगेडियर साहब पे, मैं सबसे पहले कमेंट करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हमें नो डाउट हमारे मुल्क में बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात दोनों मौजूद हैं, तो क्या ही अच्छा होगा कि हम अंदरूनी ख़तरात की बजाय बैरूनी ख़तरात पे ज़्यादा फोकस करें, और जो हमारे जवान हैं वो हमें बैरूनी ख़तरात से हमारे बॉर्डर्स पे खड़े हों और हमें उनसे महफूज करें। उसमें तो दो राय नहीं है, ये फ़ौज हमारी है, ये फ़ौज पूरे 22 करोड़ अवाम की है, ये फ़ौज किसी एक जमात की नहीं है। दूसरी बात, हम बहुत स्ट्रांगली डिमांड करते हैं कि जुडिशल जो कमीशन है वो बनना चाहिए, और फिर अगर इस सफ़र का आगाज़ होगा तो जहाँ से शुरुआत होगी वहाँ से स्टार्ट होगा, और जब शुरुआत होगी तो बहुत सारे चेहरे ऐसे जो हैं वो बेनिकाब हो जाएंगे, और जब वो चेहरे बेनिकाब होंगे शुमाइला, तो उसमें फिर आपको 9 मई की हकीकतें भी बहुत वाजिया हो जाएंगी। देखिए, हम सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को कंडेम करती है। कंडेम इसलिए करती है कि फ़ौज के जो मुकद्दस जगहें थी, जो वो सारे थे, उन पे हमला नहीं होना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ के 9 मई को हम ये क्यों भूल जाते हैं कि खान साहब को अरेस्ट किया, और बहुत गलत तरीके से इल्लीगल अरेस्ट उनका था। ठीक है, मैटर जो है ये जो है अभी सब जुडिस है, तो हम अगर इस पे ज़्यादा बात ना करें तो बेहतर है। लेकिन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को कतन सपोर्ट नहीं करती। जब ऑलरेडी आपके मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और कोर्ट्स जो है मौजूद हैं, और अब एक जो कोर्ट्स का सिस्टम चल रहा है, और वो जो तमाम केसेस हैं वो कोर्ट से, ATC कोर्ट से होकर जो है वो क्रॉस करने चाहिए, तो फिर क्यों मिलिट्री कोर्ट्स क्यों? ठीक है, ये अब एक लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन देखिए शुमाइला, आप ये देखिए कि 9 मई में सबसे पहले फ़ायदा किसको हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे वर्कर्स, हमारे लोग तो आज भी जेलों में हैं। वो आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखिए, वो कितने माह से जो है वो जेल के अंदर हैं, और वो बेगुनाह जो है वो सज़ा भुगत रही हैं। तो पहले तो ये फैसला किया जाए ना कि 9 मई के जिम्मेदारान कौन हैं। किसी के कहने से कि 9 मई के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो कतई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को कंडेम करती है, और जो चेहरे, जो लोग, जो अशख़ास, लेकिन शाइस्ता साहिबा, जो मुलव्विस थे उनको सजा देना तो जरूरी है। देखिए, बिल्कुल जरूरी है, पर ये फैसला कैसे होगा? मैंने कहा ना, फिर मैं इसकी मिसाल आपको शुमाइला देती हूँ। आप फैजाबाद धरने को देखिए, फैजाबाद धरने में आपने DGI को जो है वो फैज हमीद को जो है वो कसूरवार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट से वही कसूरवार जो है वो बेगुनाह साबित हो गए, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस टाइम के वजीर आजम और उस टाइम के वजीर आला वो नाअहल थे, और उन्होंने मदद के लिए बुलाया। तो फिर पहले आप दोनों धरनों का फैसला करें, और दूसरी बात ये कि आप कैसे कह सकते हैं कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व है, उसमें दूसरों के लोग भी तो शामिल हो सकते हैं। तो आप इसका मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कतई नहीं डालिए। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो यहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम दोबारा से शुरू करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। बात हो रही थी सानह 9 मई के हवाले से और DGISPR की जानिब से जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सानह 9 मई का जिक्र किया गया और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा उनकी जानिब से किया गया और कहा गया कि जो दीगर वाक़यात थे फिर उसकी भी तह तक जाया जाएगा क्योंकि नौजवानों की जहन साजी की गई। लेकिन तहरीक इंसाफ इन तमाम इल्ज़ामात से डिनाई करती है। उनका कहना है कि हम सानह 9 मई में मुलव्वस नहीं थे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, 9 मई की कोई मुआफ़ी नहीं है और बानी PTI जब तक कौम से 9 मई पर मुआफ़ी नहीं मांगेंगे कोई बातचीत नहीं होगी, सिद्क़ के दिल से जब तक मुआफ़ी नहीं मांगी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही एक मकसद था और अब इन हालात से निकलने के लिए PTI के पास रास्ता क्या है? मेरा ख्याल इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मल्टीफेरियस मकासद थे। जहाँ जिस तरह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट्स को देखता हूँ उसमें 9 मई के अलावा भी जो बातचीत हुई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूद है उस पर जो बातचीत हुई है, अफगानिस्तान और इंडिया के हवाले से जो बातचीत हुई है, वो उसके मल्टी डायमेंशनल आस्पेक्ट्स हैं जो सामने आए थे। अभी जहाँ तक आपने जिक्र किया इमरान खान की माफ़ी मांगने का, तो इमरान खान और PTI ज़्यादा बेहतर कमेंट्स कर सकते हैं कि वो माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में हैं और जेल में रहते हुए उनके ऊपर मुकदमा जो है वो जेल में चल रहे हैं। साइफर केस चल रहा है, वो 2-3 केसेस और हैं जो चल रहे हैं और वो उन केसेस में पेश भी हो रहे हैं। तो अभी या तो उन केसेस का कुछ फैसला हो जाए तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल वो अपना कोई लाए अमल डिसाइड करेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन जो तक आपने 9 मई के केसेस की बात की, तो हमें ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि वो केसेस जो हैं वो लीगल ट्रायल से गुजर रहे हैं। और आपने देखा पिछले ही दिनों कुछ लोगों की जो ज़मानत है वो मंजूर हुई है और बाद लोगों की ज़मानत नहीं अप्रूव हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो कानून के दायरे से गुजर रहे हैं तो वो सज़ा का अमल ही है ना जिससे गुजर रहे हैं। अब वो सज़ा के अमल से जब गुजरते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ, आपको पता है, एक जब सेशन कोर्ट में अपील होती है, निचली वाली कोर्ट में अपील केस चलता है, फिर ऊपर सेशन में अपील होती है, हाई कोर्ट में अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है। अब ये तमाम चीज़ें तो पाकिस्तान के, क्योंकि हम बारहा ये कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखना है और पाकिस्तान में जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अपलिफ्ट के होना चाहिए। अब 6 जजेस का केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इससे पहले जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मर्डर का भी केस चला, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के रैलम में केसेस चले ना। तो अब ये भी जो केसेस चल रहे हैं, इससे अब कोई भी शख्स पाकिस्तान में, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे नॉन पॉलिटिकल, वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग होकर बात नहीं कर सकता। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इससे ये जो अभी आपने जिक्र किया तमाम केसेस का, आप क्या समझते हैं, क्या रोकथाम कुछ होगी या ऐसे कौन से इकदाम होने चाहिए कि आइंदा मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात कम अज़ कम ना हो? आप अगर पाकिस्तान की तारीख में जाएं ना, तो पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन तो मुख्तलिफ मौक़े पे चलती रही है, लेकिन आपने किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन पे, अगर आप इस तरह 9 मई को जो भी हमला हुआ, जहां भी हमला हुआ, तमाम लोगों ने पाकिस्तान में कंडेम किया। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे, क्योंकि पाकिस्तान के अदारे मुकद्दस हैं। वो अदारे सुप्रीम कोर्ट हो, फौज के अदारे हो, वो इवन प्राइवेट अदारे हो, अदारे तो इन्वॉल्व नहीं होते ना, किसी की बिल्डिंग तो नहीं इन्वॉल्व होती। अब जो शुहदा हैं वो बेचारे तो अपनी जिंदगियों का नजराना पेश करके चले गए। अब उनके ऊपर कौन बेवकूफ़ ही होगा जो इसके ऊपर हमला करेगा जाके। इसके अंदर बहुत सारे लॉलेस एलिमेंट भी शामिल हो जाते हैं इस किस्म की चीज़ों में, जो मौके का वक्त का फ़ायदा उठाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि जुडिशल कमीशन तहकीकात करे तो करे, ज़रूर करे, ताकि आप इस चीज़ की तह तक पहुँच सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इस चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो किसी टाइम पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला हुआ था उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये मॉडल टाउन में बहुत बड़ा वाक़या होता है जहाँ 18 लोग शहीद हुए थे, उसका कोई, तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ की एक लेवल होता है। जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो पॉलिटिक्स के रैलम में आती हैं, जो अगर हमले या क्रिमिनल चीज़ें होती हैं वो क्रिमिनल लॉ के रैलम में आती हैं, और उनको उसी तरीके से ट्रायल होना चाहिए। और इसीलिए आप देख रही हैं कि 9 मई के जितने लोग हैं उनका ट्रायल हो रहा है और वो ट्रायल ज़रूर अंजाम को पहुँचेगा और जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सज़ा के निज़ाम से गुजरेंगे और वो चीज़ें सामने आती जा रही। सही है। अच्छा उस्मा साहिबा, आप यहाँ पर अपना क्या समझती हैं, क्या हो सकता है, किस तरह से इन तमाम वाक़यात की रोकथाम हो सकती है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का सामना ना करना पड़े हमारे मुल्क को?
कुछ ऐसी कानून देखिए, साजी की जा रही है मैं हुकूमत की ब्रिगेडियर जानिब से? साहब के कमेंट पे थोड़ा सा हैरान हुई हूँ। इन्होंने पता नहीं वो सुप्रीम कोर्ट का जो इंसिडेंट है उसको 9 मई के साथ कैसे जोड़ दिया है। वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंसिडेंट था वो एक मुंतशिर क्राउड था और उनकी कोई सिस्टमैटिक कोई अटैक या प्लानिंग नहीं करवाई गई थी। ये 9 मई जो है ये 12 से 15 जगहों पे इकट्ठे ये प्लानिंग के साथ किया गया। ये बाकायदा इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। पूरी लीडरशिप ये मुराद सईद से लेके ये अमीन गंडापुर से लेके असलम इकबाल से लेके ये सारे बीच में शामिल थे और इनकी जियो फेंसिंग के बाद कुछ तो आपने खुद देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, ऑडियोज जो है, और ये आपका ख्याल है कि बगैर एविडेंस के इनको अंदर जेल के में रखा हुआ है? कमाल हो गई है। ये बाकायदा एक प्लान तरीके से ये किया गया है और हम आइन के मुताबिक ये जो सारा सिलसिला चल रहा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पढ़ लें, वो आपके आइन में शामिल है। जब आप फौजी तनसीबात को, जब आप कौमी सलामती की जो जगह है उनको आप अटैक करते हैं तो फिर आपका जाहिर है उसके अंदर ही ट्रायल होता है। और ये बानी साहब जो है इनका तो इनकी जो ये आए बाएं शायद जो मर्जी इनके लोग करते रहे, इनको ये भी नहीं याद है कि जब 3.5 साल ये पीएम थे तो इन्होंने तो खुद मिलिट्री कोर्ट्स को इन्होंने फेवर किया था। हाँ। और उसको सपोर्ट किया था और 25 के करीब ट्रायल्स उसमें मिलिट्री कोर्ट्स में वकार सेठ का जो हुक्म था उसको खुद इन्होंने तो चैलेंज किया था। जी जी जी, उस वक्त देखें सनसेट क्लॉज, ये इनके ये जब अपनी मर्जी होती है, जब आप खुद सूट करता है हाँ। तो फिर हर चीज ठीक हो जाती है। जब कोई इनकी खिलाफ बात जाती है तो ये उसके ऊपर तबर्रे भेजने शुरू कर देते हैं। ये डिनाइल में जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपने जो काम किया है वो सब जो इनोसेंट है जिनके खिलाफ नहीं सबूत मिला वो उनको वो जो है वो फ्री है, वो आजाद कर दिए गए हैं। ठीक है, उनको बिल्कुल वो कैदोबंद में नहीं रखा गया, लेकिन जिनके खिलाफ कॉन्क्रीट सबूत है वो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, उनका ट्रायल चल रहा है। ठीक है, आपने हमारी जो अफवाज हैं उनका हौसला पस्त करने की इतनी मजमूम कोशिश की। उनका आपने चेन ऑफ कमांड को, ब्रिगेडियर साहब को ये नहीं पता कि एक चेन ऑफ कमांड जो है वो अगर आपकी खराब हो जाए तो आप क्या दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिस तरह हेट कैंपेन, नफरतें फैलाई गई, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया इदारों में डिवीजन डालने के लिए, उनमें तफरीक पैदा करने के लिए, दरारें डालने के लिए। अच्छा उस्मा साहबा यहाँ मैं जरा आपको रोकूंगी क्योंकि एक जो बड़ा अहम सवाल पैदा हो रहा है कि मुज़ाकरात एक दुश्मन का हो सकता है। ये इंडिया में शायद आने बजे जब ये इन्होंने अटैक किया 9। ठीक है, अच्छा एक अहम सवाल जो ये पैदा हो रहा है क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये शर्त आयद की गई थी कि वो मुज़ाकरात फौज से ही करेंगे, 3 बड़ी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो शायद साहबा अब तो फौज की जानिब से बता दिया गया है कि अगर कौम से सिद्क़े दिल से मुआफ़ी मांगी जाती है कौम के सामने तो ही मुज़ाकरात होंगे। तो आप क्या इसके लिए तैयार हैं? शुमाइला, देखिए जहाँ तक माफ़ी का बात है तो मेरे ख़्याल में अगर मैं थोड़ा सा पीछे चली जाऊँ तो खान साहब को जब इन्होंने अरेस्ट किया था और वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे और चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि क्या आप 9 मई वाले वाक़ये पे आप मज़म्मत करते हैं, आप माफ़ी मांगते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जिन्होंने 9 मई किया है मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ और वो हम भी कौम से माफ़ी मांगते हैं, बाकी सब जो हैं वो भी कौम से माफ़ी मांगी। तो देखिए ये सवाल तो पैदा ही नहीं होता। उन्होंने मज़म्मत तो जो है वो आज से कितने मंथ्स पहले सुप्रीम कोर्ट में कर दी थी। अब उससे आगे आइए, मैं उज़्मा साहबा की हिस्ट्री मेरे ख्याल में बहुत कमज़ोर है और वो ताज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आई हैं, तो मैं उन्हें थोड़ा सा पीछे उन्हें पीछे लेकर जाऊं, मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं कि वो जिस मॉब को बात सुन लें उनकी, जी, जिस मॉब को वो मुंतशिर मॉब कह रही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। देखिए शुमाइला, आज हम जब सब हर तरफ से मायूस हो जाते हैं तो हमारी नजरें अदालतों की तरफ देखती हैं, इंसाफ की तरफ देखती हैं, रूल ऑफ लॉ की तरफ देखती हैं, अदल की तरफ देखती हैं, कानून की तरफ देखती हैं, आपके मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखती हैं। आप लोग और हम लोग 22 करोड़ अवाम खुश नसीब हैं कि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैं इनको ये हिस्ट्री को करेक्ट करवाऊं कि वो मुंतशिर अवाम और मॉब नहीं था। खुद नवाज शरीफ साहब
खुद नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हुए थे, खुद काला कोट पहन के। मैं एक वकील हूँ और मैं जानती हूँ कि ये काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हुए थे और उन्होंने उस अवाम को लीड किया था। तो नवाज शरीफ साहब आज कौम से माफी मांगेंगे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। देखिए खान साहब तो ना उस मॉब में शामिल थे, ना खान साहब अरेस्ट थे। और दूसरी बात, अभी तो ये फैसला मैटर सब जुडिस है, होना बाकी है कि उसमें किसने फायदा उठाया, कौन घुसा, किस तरह घुसा। ठीक तो है। अच्छा शास्त्री साहब, ये सवाल का जवाब जरूर हमें दें कि अब मुज़ाकरात किससे होंगे, क्योंकि आपकी जमात ने तो कह दिया है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करेगी, एमक्यूएम से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, फौज से। अब फौज ने जो कह दिया है उस पर अब क्या आपकी हिकमत अमली आगे? देखिए इसमें कोई शक नहीं है शुमाइला। देखिए हम लोग एक पार्लिमानी जमात हैं और हम इस टाइम सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है जो पार्लिमान के अंदर मौजूद है। आप शायद आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 15 लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की थी और हम इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल असेंबली में 92 लोग हैं। हम एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है और हम एक पार्लिमानी निज़ाम के तहत जो भी जमातें हैं, देखिए क्योंकि सबसे पहले जो है आपका मुल्क है, सबसे पहले आपका मुल्क है। और खान साहब हमेशा यही बात कहते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, अवाम है तो हम हैं, ठीक है। तो हम तो तमाम जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं। जो हमारा ये रिकॉर्ड नापते हैं ना, देखिए हर जमात का एक जमहूरी हक है कि जब वो मैदान में उतरे तो वो आजाद उतरे। हम इन करप्ट लोगों के साथ नहीं उतरना चाहते थे, हम एक अपना इलेक्शन लड़ना चाहते थे। जो इन्होंने देखा कि खान साहब ने कहा मैं खम्बे को भी खड़ा करूंगा। अभी हमें बताएं ना कि अभी क्या होगा, क्या मुज़ाकरात किए जाएंगे, बात की जाएगी, बात करेंगे, बैठेंगे तो ही मसाइल हल। बिल्कुल करेंगे जी, मुज़ाकरात बिल्कुल करेंगे, 100% हम मुज़ाकरात करेंगे, सियासी जमातों से करेंगे, उन लोगों से भी करेंगे जो मैंडेट हमारा चोरी करके इस पार्लियामान में मौजूद है, और इस फौज से भी करेंगे जो हमारी फौज है, जो सिर्फ इनकी फौज नहीं है, जो हम सबकी फौज है। सही, ठीक है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ मईशत के हवाले से बात करेंगे और सऊदी वली अहद का अगले हफ्ते दौरे पाकिस्तान भी मुतवक्के है। सऊदी वफ्द पाकिस्तान आया था, सरमायाकारी के कुछ अहम मौके तलाश किए गए हैं। ये सब कुछ मईशत के लिए कितना खुशाइंद है, इस पर बात। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से और एक बड़ा अहम जो एक फ़ैसला किया गया था कि टैक्स नेट को किस तरह से वसी किया जाए, लोगों को टैक्स नेट में किस तरह से लाया जाए। तो इसको जोड़ा गया था मोबाइल सिम्स की बंदी से कि जो लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे उनकी मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। लेकिन अब पीटीए के बाद जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उन्होंने भी एफबीआर के इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं कि ये कोई दानिशमंदाना फ़ैसला था? क्या इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट तरीका नहीं हो सकता था कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, लोगों को दायरा कार में लाया जाए? जी शाइस्ता, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि ऐसा कुछ कमेंट आया है कि जी 9 मई के वाक़े को मैं नहीं समझता। मैं ये कहना चाहता हूँ किसी के कमेंट के ऊपर काउंटर कमेंट करना कोई अच्छी रिवायत नहीं है। मैंने जो बात की थी वो इस हिसाब से की थी कि आपने सवाल ये किया था कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम किस तरह की जा सकती है। तो मेरा उसमें लॉजिक ये है, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, मेरा एक स्ट्रेट लॉजिक ये है कि जो वाक़या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ हो, उसका जिस वक्त तक आप उस टाइम में हुकूमत वक्त तदारुक नहीं करेगी तो आप फिर इस तरह इंतशार को जन्म देते रहेंगे। ये और 9 मई के वाक़े को कंडेम करना, मैंने आपको कहा कोई अक्ल रखने वाला शख्स ऐसा नहीं है जो 9 मई के वाक़े को कंडेम नहीं करेगा। और 9 मई के वाक़े के जो लोग हैं उनको सज़ा मिल रही है, मिलेगी। तो हमें उस चीज़ को 9 मई के तौर पे देखना चाहिए। और इसलिए बाकी जो वाक़यात हैं वो भी पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी थी, जितने भी हुए। तो उन धरना था, अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं वहाँ तक भी पहुँचे और देखिए कि कौन कौन से लोग थे जो वहाँ खड़े हुए नारे लगा रहे थे धरने में, और कौन मौजूद थे जो जाके वहाँ खड़े होते थे और उसका क्या वजह थी। तो हर वाक़े को उसकी तदारुक के तौर पर देखना ज़रूरी है। ये बड़ी, और अगर जो भी हुकूमत उस वक्त होगी वो देखेगी तो हम इस किस्म के वाक़यात से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात पे कानून साजी ऑलरेडी मौजूद है। दूसरा, अब आपने बात की मईशत की और सिम्स ब्लॉक करने की, तो चूँकि पाकिस्तान में देखिए एक और मईशत के लिए एक फोरम बनाया जिसको SIFC कहते हैं, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल यूनिट है, और वो काम कर रहा है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में और वो काम कर रहा है पाकिस्तान के बाकी ज़राए में, जिसमें सऊदी
عرب جو ہے سعودی گورنمنٹ بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اور اس کے ساتھ سعودی عرب گورنمنٹ نے ایک ریفائنری کی بھی آپ سے بات کی ہے جس میں $20 بلین کی انویسٹمنٹ تھی. ابھی ایک بہت ہائی لیول وقت بھی پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں موبائل کا بزنس کون کرتی ہیں؟ پاکستان میں موبائل کمپنیاں جو بزنس کرتی ہیں آلریڈی میرے خیال میں ان کا ریونیو بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے جب ہم بندش لگا دیتے ہیں کہ جی کب الیکشن ہو رہا ہے تو ختم کر دیا، کوئی جلسہ نکلا ہے تو جو ہے نیٹ ورک بند ہو گیا. تو سم کو صرف بند کرنا میرے خیال میں وہ ایسا حل نہیں ہے جس کے آپ لوگوں کو ٹیکس پیئر کے نیٹ میں لے کے آ سکے. آپ دیکھتی ہے کہ بہت سارے آپ کے ایسے بزنسز ہیں جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں یا جو چھوٹے دکاندار ہیں لیکن بہت میسو بزنس کر رہے ہیں یا بزنس مین ہیں یا بہت ساری مارکیٹس ہیں. تو ہمیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو کرنے کے لیے ایک بہت لارج اسکیل سروے کی ضرورت ہوگی FBR کو، اور آپ ان کو لے کے آئیں گے ٹیکس نیٹ میں جب آپ چیز کو ڈیجیٹائز کریں گے. اور ڈیجیٹائز کرنے کے لیے ہم کو جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد لینی پڑے گی. سم بلاک کریں گے آپ، پھر ایک بندے کا سم بلاک کر دیں گے، وہ کسی اور کے نام پہ سم لے کے چلا لے گا، اور اس سے آپ کی موبائل کمپنیوں کا کاروبار بھی متاثر ہوگا. تو میرا خیال ہے اس فیصلے پہ دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے. باقی جو سعودی عرب کی گورنمنٹ نے انٹرسٹ ظاہر کیا ہے اور جو پاکستان کی معیشت کے اندر جو ایک اپرچونٹی موجود ہے، تو وہ اپرچونٹی کیش ہوگی تو پاکستان کے اندر اسمال لیول بزنس بھی چلے گا، میڈیم لیول بزنس بھی چلے گا اور لارج بزنس بھی چلے گا. لیکن ایک چیز یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک خبر $1.3 ٹریلین کے ٹیکس کی جو خبر آ رہی ہے، جو IMF نے ڈیمانڈ کیا ہے، اور اس کے اندر ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ آپ زیادہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ سیلریڈ کلاس اور بزنس کلاس میں لگائیں. تو سیلریڈ کلاس تو آلریڈی بیچاری بڑی ختم ہوئی ہے. اگر آپ اس ٹیکس نیٹ کو کم کر دیں گے تو ایک $50,000 جو لڑکا کما رہا ہے، جو نوکری کر رہا ہے، اس کے اوپر اور ایڈیشنل ٹیکس وہ بھی اگر ٹیکس نیٹ میں آ گیا تو آپ بتائیے بزنس آپ چلا سکیں گے یا بزنس متاثر ہوگا یا پاکستان کے عام آدمی کی اکانومی متاثر ہوگی. اچھا عظمیٰ صاحبہ، کوئی دوسرا آپشن آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ موبائل سمز کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے؟ اور PTI نے بھی اور موبائل کمپنیز نے تو مسترد کر دیا اس کو. دیکھیں بات سر یہ ہے کہ ہمارے من حیث القوم ہم ٹیکس دینے میں یقین ہی نہیں رکھتے. کون سا ملک ہے جو کہ ٹیکسز کے بغیر چل سکتا ہے؟ میں ایک دفعہ کینیڈا میں ٹریول کر رہی تھی تو وہاں پہ ایک سڑک بن رہی تھی تو اوپر لکھا ہوتا ہے یور ٹیکسز ایٹ ورک. تو جو ٹیکسز سے آمدن ہوتی ہے وہی جو ہے اس سے حکومت جو ہے وہ باقی سارے اپنا اخراجات اور باقی لوگوں کے ویلفیئر کے کام وہ سارا اسی سے ہوتا ہے. جی تو اب ہم میرے خیال میں اس وقت جو آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے FBR کے جو ریفارمز کی طرف آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بہت کلیئر سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ یہاں پہ جو بھی نااہلی کرے گا یا کرپشن کرے گا یا کوتاہی کرے گا اس کو یہاں پہ بالکل نہیں رکھا جائے گا. اور بہت آپ نے دیکھا کہ اس وقت اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے وہاں پہ، کیونکہ ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم جو FBR کا جو ایک انسپیکٹر ہے اس کی جیب تو گرم کر دیں گے لیکن ہم حکومت کو 1% دینے کے روادار نہیں ہوں گے. اور اس وقت اربوں روپے کے جو کیسز ہیں وہ کورٹس میں چل رہے ہیں اور کئی سال سے لٹکے ہوئے ہیں، جو کہ ٹیکس کے جنہوں نے ٹیکس نہیں پے کیا اور جو جا کے کورٹ میں سٹے آرڈرز لے آئے ہیں یا وہ اپنے آپ کو ہر طریقے سے قانون کے پیچھے وہ چھپ رہے ہیں اور ان کو کور بھی دیا جا رہا ہے کچھ کرپٹ ایلیمنٹس کی وجہ سے. تو یہ ساری دیکھیں ہم نے براڈ بیس کرنا ہے ٹیکس کو. 23 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، ٹوٹل 20 لاکھ ہمارے لوگ دیتے ہیں ٹیکس. کیسے ملک چل سکتا ہے؟ اور وہ بھی زیادہ آپ کے سیلری کلاس. آپ تاجر پہ ٹیکس لگائیں وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، بزنس مین پہ ٹیکس لگائیں وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں وہاں پہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو نہیں چلے گا. ہم سب کو تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ایک اپنے حصے کا ٹیکس دینا ہوگا. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ، ذرا وقت کم ہے، شائستہ کوسہ صاحب کی جانب میں جاؤں گی. شائستہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جا سکتا ہے، یا تحریک انصاف کا اس پر کیا موقف ہے یا رد عمل ہے، کیسے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے شمائلہ، سب سے پہلے تو یہ جو سمز بند کرنے والی تجویز ہے اس کو تو ہم لوگ بالکل نہیں وہ کرتے کہ ہاں جی یہ بالکل غلط ہے. میرا پرسنل ماننا یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ FBR میں ریفارمز کی تو نو ڈاؤٹ بے حد اور اشد ضرورت ہے، ٹھیک ہے.
اور FBR میں جو ہے وہ تبدیلیاں ہونی چاہیے اور جو ہے ایک میرٹ والا سسٹم آنا چاہیے جو کہ ابھی بظاہر نہیں ہے. دوسری بات جیسے برگیڈیئر صاحب نے کہا سروے ہونا چاہیے. آپ جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ ایک لمٹ جو ہے فکس کرنی چاہیے کہ اس سے نیچے والوں کو جو ہے وہ آپ ٹیکس میں قطعاً نہ لائیں. مجھے بتائیے کہ جو انسان ایک ڈرائیوری کرتا ہے یا ایک کھوکا چلاتا ہے یا ایک 30,000 کی نوکری کرتا ہے, آپ اس کو اس دائرہ کار میں کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ تو اپنا بجلی کا بل, گیس کا بل اور اپنا گھر کا گزر بسر نہیں کر سکتا. تو آپ یہ دیکھیے معاشی حالات آپ کے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. ہم نیچے سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں. دوسری بات آپ نے جو یہ بات کی کہ یہ جو سعودی اس کا ہمارے ملک میں آنا سرمایہ کاری کرنا, دیکھیے سعودیہ ہمیشہ ہمارا ہمسایہ ملک رہا ہے. ہمارے مشکل حالات میں اس نے ہمیشہ, آج نہیں اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ چلتا رہا ہے. ان کا آنا خوش آئین ہے, ان کا سرمایہ کاری کرنا جو کہ یہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے مختلف شعبہ جات میں وہ بہت خوش آئین ہے. اور ہم ایز اے اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف دیکھیے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری ہونی چاہیے کیونکہ عوام خوش ہوگا. باقی سارے معاملات, یہ سیاست اور یہ سب چیزیں, یہ پوائنٹ سکورنگ, یہ تو بات کی بات ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کے ملک کا بسنے والا ہر عوام جو ہے, آپ کی 22 کروڑ عوام جو ہے وہ مطمئن ہونی چاہیے, جو کہ آج شمائلہ نظر نہیں آتی. لیکن اللہ کرے کہ وقت کے ساتھ صحیح فیصلے ہوں اور صحیح سمت میں ہم جائیں تو شاید اللہ بہتری لائے گا. اور صحیح سمت میں جانے کے لیے یقیناً جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا متحد ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ جو عوام کی زندگی ہے وہ کچھ بہتر ہو سکے اور جو ذاتی لڑائی جھگڑے ہیں ان سے نکل کر کچھ عوام کا سوچا جا سکے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. اور شائستہ کوسہ صاحب آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں موجود تھیں. آپ تینوں مہمانوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.